आज की सुबह इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने वाला है और अगले 2 दिन में इस्लामाबाद में बातचीत होगी। मगर बड़ा प्रश्न, ईरान अब तक खामोश है और बात वहां नहीं रुकती है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि बातचीत होगी तो हमारी शर्तों पर अमेरिका को मुआवजा देना पड़ेगा उस नुकसान का जो उसने ईरान भर में किया है। डोनाल्ड ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि अगले 2 दिनों में जेडी वैंस पाकिस्तान का रुख करेंगे, जहां ईरानी पक्ष के साथ बातचीत होगी। सबसे पहले त्वरित अंदाज में आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में दरअसल कहा क्या। आपके स्क्रीन पर राष्ट्रपति ने फिर से फॉक्स न्यूज से कहा है कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा होता तो अब तक ईरान के पास परमाणु हथियार होता। उन्होंने कहा, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो तुम वहां सबको सर कहकर बुला रहे होते और तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे। ट्रंप ने कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है और अमेरिका और इस्राएल के हमलों से हुई तबाही के बाद ईरान को दोबारा संभलने में 20 साल लगेंगे। उन्होंने कहा, और हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है वो लोग बहुत बुरी तरह से समझौता करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, इस बात के कोई सबूत नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया और वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बातचीत होगी, मगर ईरान पूरी तरह से खामोश है। अब्बास अराची, विदेश मंत्री अब्बास अराची का सोशल मीडिया हैंडल एक्स, पिछले 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं कहा। 48 घंटों से खामोशी है। मोहम्मद गालिबाफ, ईरानी संसद के स्पीकर, पूरी तरह से खामोश। पिछले 24 से 36 घंटों में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, मगर हां, ईरान संदेश जरूर दे रहा है। और मैं जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों, इरना जो कि ईरान का एक न्यूज एजेंसी है, वो किस रिपोर्ट का हवाला दे रहा है? वो हवाला दे रहा है फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट का। और इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है, इससे आप समझ जाएंगे कि ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, फाइनेंशियल टाइम्स, द इरानियंस बिलीव दैट द टाइम इज ऑन देयर साइड इन दिस कॉन्फ्रंटेशन एंड दे आर प्रोबेबली राइट। द लॉन्गर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड, द मोर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द यूएस एंड इट्स एलाइज विल माउंट। गौर फरमाइए कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र क्यों किया ईरानी न्यूज एजेंसी ने। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यह गतिरोध जितना ज्यादा चलेगा, ईरान को उतना फायदा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितना ज्यादा गतिरोध पैदा होगा, अमेरिका के लिए उतने मुश्किल हालात पैदा होंगे। और इंतजार कीजिएगा, बस कुछ देर में मैं आपको बताने वाला हूं। हारेट्ज और सीएनएन की रिपोर्ट्स, जो अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक मंजर पेश करते हैं। यहां पर दावा यह किया जा रहा है कि हॉर्मुज में जो संकट चल रहा है वो पूरे मध्य पूर्व को जला देगा अगर हम समाधान की तरफ नहीं बढ़े। और बात यहां नहीं रुकती, इरना ने यहां एक और चीज का जिक्र किया है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ईरान्स नेगोशिएटिंग हैंड इज लाइकली टू बी स्ट्रॉन्गर इफ एंड व्हेन पीस टॉक्स रिज्यूम। सरल शब्दों में, बातचीत जब भी शुरू होगी, ईरान का अपर हैंड होगा, ईरान मजबूत स्थिति में होगा। और मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों से, जब से अमेरिका और ईरान में बातचीत नाकाम हुई थी, उसके बाद इस्लामाबाद और ईरान के बीच में संपर्क बना हुआ है, जैसा कि इरना की यह खबर जो है वो दावा कर रही है। मगर ईरान के तेवर साफ हैं। ईरान इस वक्त पूरी तरह से खामोश है। और अगर आप इरना की इस खबर पर विश्वास करें तो यहां पर कहा गया है, वॉर रेपरेशंस अमंग की इश्यूज इन ईरान यूएस टॉक्स, गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन से। सरल शब्दों में कहा जाए कि ईरान को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसका हम मुआवजा लेंगे। कितना नुकसान हुआ है यह मैं आपको बताने वाला हूं, मगर गौर कीजिएगा ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान पर इस कदर हमला किया है कि ईरान 20 साल पीछे चला गया है। ट्रंप के तेवरों से नहीं लग रहा है कि वो ईरान की इस मांग को मानेंगे। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा नहीं होगा तो स्टेलमेट, गतिरोध बना रहेगा, हॉर्मुज में गतिरोध बना रहेगा। और मैं बार बार हॉर्मुज का जिक्र कर रहा हूं दोस्तों,
आपको इंतजार करना पड़ेगा। यह मेरी रिपोर्ट बहुत लंबी है, मगर हॉर्मूज को लेकर हालात किस कदर तनावपूर्ण बने हुए हैं यह मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले ईरानी सरकारी प्रवक्ता क्या कह रही हैं, गौर फरमाएं। ईरान की सरकारी प्रवक्ता फातमेह मोहजेरानी ने कहा, अमेरिका के साथ बातचीत और इस्लामाबाद में चल रही वार्ता में युद्ध मुआवजे का मुद्दा भी शामिल है। मंगलवार को रूस की RIA नोवोस्तो एजेंसी से बात करते हुए मोहजेरानी ने कहा कि ईरान के आर्थिक विभाग अलग अलग चरणों से सटीक आंकड़े तय करेंगे। उन्होंने बताया कि पहला चरण इमारतों को हुए नुकसान का आकलन होगा और दूसरा बजट की आय में हुए नुकसान और उद्योग बंद करने के असर का विश्लेषण होगा। मोहजेरानी ने कहा कि शुरुआती और काफी मोटे अनुमान के मुताबिक अब तक का नुकसान करीब 270 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। 270 अरब डॉलर का नुकसान। और वो ये भी कह रहे हैं कि कई परमाणु संयंत्रों को भी नुकसान हुआ है, जैसे बुशहर परमाणु संयंत्र, और अमेरिका को इसका मुआवजा देना पड़ेगा। ट्रंप जिस अहंकार के साथ ये बातें रख रहे हैं कि साहब अगले 2 दिन में बातचीत हो जाएगी, युद्ध खत्म हो गया है, वो ये तमाम चीजें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें चिंता है मिड टर्म इलेक्शंस की। नवंबर में जो चुनाव हो रहे हैं उसकी चिंता है, और वो अपने आप को एक विजेता के तौर पर पेश कर रहे हैं, बल्कि उनकी पोल कोई और नहीं, उनकी अपनी न्यूज एजेंसीज खोल रही हैं। मसलन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट जिसका जिक्र IRNA ने किया था। सबसे बड़ी बात, एक तरफ ट्रंप ये ऐलान कर रहे हैं कि अगले 2 दिन में इस्लामाबाद में बातचीत होगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं वो रियाद और अंकारा जाने वाले हैं, सऊदी अरब और टर्की का रुख करने वाले हैं। जाहिर सी बात है जो तमाम प्लेयर्स हैं इसके अंदर, चाहे पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, टर्की हो, वो इस बार की बातचीत को फूल प्रूफ रखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इस हफ्ते सऊदी अरब और तुर्की का दौरा करेंगे क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की उनकी कोशिश अब तेज होती दिख रही है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि शरीफ ने उन्हें जानकारी दी है और वो दूसरे मध्यस्थ देशों के साथ इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और आगे की बातचीत सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह सब उस 2 हफ्ते के सीज फायर के दौरान हो रहा है जिसमें अमेरिका और इस्राएल के हमले रुके हुए हैं। जरदारी ने प्रधानमंत्री और बाकी अधिकारियों से कहा कि वो अमेरिका, ईरान और अन्य बड़े देशों के साथ लगातार संपर्क में रहें ताकि शांति प्रक्रिया को जारी रखा जा सके। सोमवार को बैक चैनल बातचीत की अपुष्ट खबरों के बाद मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणियों से यह संकेत मिला कि शरीफ की इस पहल को समर्थन मिल रहा है। और आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपने दम पर यह सब नहीं कर रहा है, इसमें चाइना फैक्टर बहुत अहम है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज इस वक्त चाइना में हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि बगैर चाइना की मौजूदगी के और चीनी दखल के यह बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। अब मैं आपको अल जजीरा की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि चाइना अपने तर्ज पर क्या कोशिश कर रहा है। UAE के शासक से शी जिनपिंग ने मुलाकात की है। शी जिनपिंग भी कह रहे हैं कि बहुत जरूरी हो जाता है कि इस समस्या का समाधान हो। इस रिपोर्ट में उस बात का जिक्र है और अंत में आप सुनेंगे स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जो कह रहे हैं कि संकट के समाधान में चाइना की सबसे बड़ी भूमिका होगी। सुना जाए। Historic changes are unfolding in ways never seen before. Human society faces a choice between peace and war, unity or confrontation. Muy difícil encontrar otros interlocutores. I find it very difficult to imagine any other interlocutors apart from China that could resolve the situation. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, इस बार जिस समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं, कम से कम ट्रंप जो दावा कर रहे हैं, क्या वाकई हम असली और कॉन्टेंशियस मुद्दों को छुएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस्राइल और लेबनान में भी बातचीत हो रही है, मगर इस बातचीत के बावजूद इस्राइल जो है वो लेबनान में हमले कर रहा है। आज ही उसने 40 लोगों को मार दिया।
आप समझ रहे हो क्या रहा है? बातचीत भी चल रही है और बेकसूरों को मारा भी जा रहा है। ऐसे में आप इसराइल पर विश्वास कैसे करेंगे? और ऐसे में जेडी वैंस, जिनका बयान मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो समझौता होगा वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगा। द बार्गेन विल बी ह्यूज। अब अमेरिका तो अपनी तरफ से बार्गेन करेगा, मगर ईरान नहीं झुकने वाला है। ईरान के हाथ में आपकी नब्ज है। सरल शब्दों में एक बहुत ही कमजोर जगह को बहुत जोरों से पकड़ लिया है ईरान ने, और वो छोड़ने नहीं वाला है। इसलिए फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल का जिक्र किया गया, और इंतजार कीजिएगा, मैं आपको हारेड्स और सीएनएन की उस रिपोर्ट का वो खतरनाक सच बताऊंगा जिसमें पता चल रहा है कि हॉर्मूज गतिरोध ईरान के लिए जीत और अमेरिका के लिए मुश्किल है। मगर सुनिए जेडी वैंस क्या कह रहे हैं। What's interesting about this is that we have this ceasefire that's in place. I think it's 6 or 7 days old. Right now, this ceasefire is holding. And what you're seeing is what the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. I think the people we're sitting across from wanted to make a deal, and I know the President of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing. बहरहाल यह भी तय है कि जेडी वैंस ही अगले दौर की बातचीत की अगुवाई करेंगे। सूत्रों ने सीएनएन को बताया कि अगर अगले हफ्ते सीजफायर खत्म होने से पहले फिर आमने सामने बातचीत होगी तो अमेरिकी जेडी वैंस दूसरे दौर की बातचीत की अगुवाई कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर भी किसी संभावित दूसरी बैठक में शामिल हो सकते हैं। ये दोनों लोग युद्ध शुरू होने से पहले ही कूटनीतिक बातचीत संभाल रहे थे। सूत्रों ने बताया कि ट्रंप ने अपने 3 बड़े सलाहकारों को इस युद्ध का कूटनीतिक समाधान निकालने की जिम्मेदारी दी है और उन्हें इस काम के लिए अभी पूरा भरोसा है। वैंस, विटकॉफ और कुशनर पिछले शनिवार को 21 घंटे लंबी बैठक के बाद से लगातार ईरानी पक्ष और बीच बचाव करने वालों के संपर्क में हैं ताकि किसी समझौते तक पहुंचा जा सके। सीएनएन पहले भी रिपोर्ट कर चुका है कि ट्रंप प्रशासन के अंदर संभावित दूसरी बैठक को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन मंगलवार शाम तक यह साफ नहीं था कि यह बैठक वास्तव में होगी या नहीं। मगर अब ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि युद्ध खत्म हो रहा है और अगले 2-3 दिनों में इस्लामाबाद में बातचीत होगी। जी हां, सीएनएन की खबर आपकी स्क्रीन पर, और इसके अलावा समानांतर तौर पर क्या गतिविधियां चल रही हैं बहुत ही त्वरित अंदाज में आपके स्क्रीन पर। सूत्रों ने बताया अगर सीजफायर खत्म होने से पहले अगले हफ्ते बैठक होती है तो दूसरे दौर की बातचीत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस लीडरशिप कर सकते हैं। अटके हुए मुद्दे, अधिकारियों के मुताबिक दोनों पक्ष ईरान के यूरेनियम संवर्धन को रोकने के प्रस्ताव पर सहमत तो हैं, लेकिन इसे कितने समय के लिए रोका जाए इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ईरान चाहता है कि हम 5 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक सकते हैं, मगर अमेरिका चाहता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट को 20 साल तक रोका जाए, और यह एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है, यह एक बहुत बड़ा गतिरोध है। आगे, इस्राइल लेबनान बातचीत खत्म। इस बीच कई दशकों बाद हुई पहली सीधी बातचीत के बाद इस्राइल और लेबनान आगे भी बातचीत जारी रखने पर राजी हो गए हैं, जो आपसी सहमति के समय और जगह पर होगी, ऐसा अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा। हालांकि इस्राइल ने दक्षिणी लेबनान में सीज फायर को लेकर कोई प्रतिबद्धता, कोई कमिटमेंट जाहिर नहीं की। और इस्राइल इस बातचीत को लेकर कितना सीरियस है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर उसने दक्षिणी लेबनान में पिछले 12 घंटे में किस कदर तबाही मचाई, गौर फरमाएं। लेबनान पर हमले। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इस्राइल के हमलों में कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है। इस्राइल ने करीब 6 हफ्ते पहले देश में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले शुरू किए थे, और ईरान अमेरिका के मौजूदा सीज फायर के बावजूद अब भी लगातार हमले कर रहा है। इसके अलावा सीएनएन को एक और जानकारी मिली है ईरान के संदर्भ में कि इस वक्त जो सीज फायर चल रहा है, और ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं, इस वक्त जो सीज फायर चल रहा है, ईरान जो मिसाइल सिटी है उसकी, यानी कि जहां जहां उसकी मिसाइलें हैं, जहां पर हमला हुआ था, उस मलबे को हटा रहा है।
यानी कि इस खामोशी के दौर को ईरान ने इस्तेमाल किया है अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि ईरान को कतई विश्वास नहीं है ना अमेरिका पर ना इसराइल पर। उसके साथ एक नहीं दो बार विश्वासघात हो चुका है। मगर जैसा कि मैंने बताया, हॉर्मूज पर ईरान की पकड़ मजबूत है। अब मैं आपके सामने CNN और हारेट्स की रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा। CNN क्या कहता है? The economic game of chicken between Iran and US is about to enter a dangerous new phase. और यहां पर CNN कह रहा है कि ईरान की बढ़त ज्यादा है। हारेट्स की इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए। US and Iran's blockade on the Strait of Hormuz may again set Gulf ablaze. सरल शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त जो गतिरोध है होर्मुज में, उससे पूरे मध्य पूर्व में आग लग जाएगी। हारेट्स की इस रिपोर्ट, जी हां, हारेट्स एक इस्राएली न्यूज एजेंसी है, वो क्या कह रही है मैं आपको अब बताने वाला हूं, गौर फरमाएं। हारेट्स का दावा, हारेट्स ने कहा है कि अमेरिका और ईरान द्वारा होर्मुज पर की जा रही नाकेबंदी पूरे खाड़ी इलाके को आग में झोंक सकते हैं। मतलब हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि छोटा सा भी टकराव बड़ा युद्ध बन सकता है। हॉर्मुज का संकट कितना जटिल है। फरवरी 2026 के बाद से ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कड़ा नियंत्रण या धमकी देना शुरू कर दिया था, जिससे दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में बाधा आ गई थी। अब ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को भी ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों को रोकने का आदेश दिया है। यानी अब दोनों तरफ से नाकेबंदी जैसी स्थिति बन गई है। इससे तेल सप्लाई, शिपिंग और बीमा लागत पर भारी असर पड़ा है और तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, CNN ने अपनी रिपोर्ट में इस नुकसान को बाकायदा आंकड़ों के जरिए पेश किया है। जी हां, वो युद्ध जो ट्रंप ने अपने अहंकार में शुरू किया, वो युद्ध जिसके पीछे इस्राएली एजेंडा था, अब हॉर्मुज और उसके जरिए पूरे मध्य पूर्व में तबाही को अंजाम दे रहा है। CNN ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं और ये आंकड़े निहायत ही चिंताजनक हैं आपके स्क्रीन पर। अगर ये नाकेबंदी लंबी चली तो ये ईरान और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ये एक तरह का एक ऐसा हाल है जहां दोनों तरफ आर्थिक दर्द होगा, लेकिन अमेरिका अपनी करीब $31 ट्रिलियन की बड़ी अर्थव्यवस्था के भरोसे मान रहा है कि वो इसे ज्यादा झेल पाएगा। इस नाकेबंदी से वैश्विक बाजार से ईरान का रोजाना करीब 18 लाख बैरल कच्चा तेल बाहर हो सकता है, जो वो युद्ध के दौरान निर्यात कर रहा था। यह दुनिया की रोजाना मांग का करीब 2% है। अब यह आंकड़ा अकेले में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब ईरान के कारण करीब 1.2 करोड़ बैरल रोजाना सप्लाई पहले से ही हॉर्मुज के जरिए अटकी हुई है, तो हर बूंद मायने रखती है। याद कीजिएगा दोस्तों, आज से कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि इस्राइल ये युद्ध 2 वजहों से चाहता है। पहला, वो ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। उससे परवाह नहीं है, वहां लोग बचे, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, उसे कोई परवाह नहीं है। गजा में वो क्या कर रहा है हम सब जानते हैं। इसके अलावा वो मध्य पूर्व में खाड़ी देशों को भी बर्बाद कर देना चाहता है, क्योंकि अगर यह युद्ध चला तो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाएगी। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक पत्रकार की बात, मैक्स ब्लूमेंथल। यहां पर वो एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस युद्ध विराम को फेल करवाने के लिए इस्राइल किसी भी हद तक जा सकता है, यहां तक कि ट्रंप और उनके करीबियों पर भी निशाना साध सकता है। मैक्स ब्लूमेंथल इसके आगे कुछ नहीं कहते हैं, मगर वो जो कह रहे हैं बहुत अहम है। ध्यान से सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इस्राइल के पक्ष में नहीं है कि यह युद्ध विराम हो, और वो ट्रंप और उनके करीबियों पर निशाना साध सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसके बाद दोष किस पर मढ़ा जाएगा? ईरान पर। सुनिए मैक्स ब्लूमेंथल कह क्या रहे हैं। As well as the United States, they were going to have to ultimately negotiate with the axis of resistance, something unfathomable for Israeli leadership. And so that dynamic still holds today, which is why Israel's racing against the clock to shred this ceasefire, and they're going to have to target Donald Trump and his inner circle. तो हालात बहुत खतरनाक है, मगर यकीनन दोस्तों ये खबर आज सुबह उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। पेचीदगियां हैं नो डाउट,
मगर ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अब युद्ध खत्म हो गया है। इसका मतलब कम से कम अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। ईरान रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में लग जाएगा। ईरान के हाथ में ताकत भी होगी हॉर्मूज को लेकर, क्योंकि जब तक ईरान के कंसर्न्स को अमेरिका संबोधित नहीं करेगा तब तक हॉर्मूज में गतिरोध बना रहेगा, संकट बना रहेगा। इस बीच ईरान रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है, चाइना उसकी लगातार मदद कर रहा है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि चाइना ईरान को एक वेपन सिस्टम डिलीवर कर रहा है, जिसके बाद ईरान के ऊपर कोई फाइटर जेट नहीं उड़ पाएगा, ना इस्राइल का ना अमेरिका का। और ये जो वेपन सिस्टम है, इसे मैन पैड्स कहा जा रहा है, वो पूरे जंग की तस्वीर को बदल सकता है। ये तमाम चीजें हैं दोस्तों जो इस घटनाक्रम को बहुत दिलचस्प बना रही हैं। और हर बार की तरह मेरा वादा कि मैं आप तक जो जानकारी ला रहा हूं वो पूरे फैक्ट्स के आधार पर। और मैं जानता हूं आप में से कई लोग ये कहते हैं कि ये खबर CNN अल जजीरा में आ गई है। दोस्तों, मैं 24 घंटे का न्यूज चैनल नहीं हूं। मैं आपके सामने फैक्चुअल खबरें, चीजें कंफर्म करके आप तक लाता हूं। कई बार CNN और अल जजीरा में भी झूठी खबरें चल जाती हैं। मैं आपके सामने न सिर्फ फैक्चुअल खबरें, फैक्ट चेक, बल्कि एनालिसिस, उसका विश्लेषण भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।